हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्रुति है और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ भूगोल की एनसीईआरटी क्लास 6 की। ठीक है गाइस, इसके पहले मैंने आपको इंट्रो लेसन पढ़ा दिया है जिसमें हमने बात की थी कि हम इस पूरे कोर्स को कैसे करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए गाइस, बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, आपके जो ये चैप्टर है इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो बेसिकली हमें पृथ्वी के बारे में जानना है। क्योंकि हम भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम स्टार्ट से कैसे चलते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग रहते कहाँ पे हैं। हम लोग अगर भूगोल की दृष्टि से देखें तो हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानना है। लेकिन उससे पहले भी हमें ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वी कहाँ रहती है। जो हमने देखा कि पृथ्वी सौर मंडल में रहती है। अब सौरमंडल के बारे में अगर हमें जानना है गाइस, तो हमें इससे पहले क्या देखना पड़ेगा, ये सौरमंडल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो अस्तित्व में आया, यानी कि सबसे जो ऊपर है वो क्या है, हमारा ब्रह्मांड। थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है बट आपका एक लिंक के लिए जरूरी है। ये जो ब्रह्मांड है इसका अस्तित्व 1920 में आया। ठीक है, अस्तित्व तो इसका बहुत पहले आ गया था, पर जो थ्योरी है यानी जो सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य है वो कौन सा है, 1920 का सिद्धांत। इसके पहले भी नेबुला का सिद्धांत आया है और भी तरह तरह के सिद्धांत हैं, बट जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है वो यही सिद्धांत है 1920 का। और इसका नाम क्या है, बिग बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी इसका नाम है। अर्थात इसको आपको नाम से ही लग रहा होगा, बिग मतलब बहुत बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट। तो बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड का अस्तित्व सामने आया। अब ये कैसे हुआ देखिए, लगभग 1370 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अगर आप ऐसे मान लें, आप हमेशा ऐसे चीजों में लगभग जरूर लगाइए। 1370 करोड़ वर्ष पूर्व ये विस्फोट हुआ था। ओके, इस विस्फोट होने के 3 मिनट बाद, कितने टाइम बाद, 3 मिनट बाद परमाणु अस्तित्व में आया। ओके, और जब तापमान गिरने लगा, यानी जब तापमान कम होने लगा, ठीक है, जब तापमान हमारा कम होने लगा तब क्या हुआ, तब परमाणु से पदार्थ बने और यही पदार्थ हमें आज देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड से हम आज तक का हमने ये जो सफर है ये तय किया है। अब अगर हम स्तरीकरण की बात करें, इसमें अगर हम स्तर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम स्तर की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। देखिए, सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा, ब्रह्मांड। ओके गाइस, अब ब्रह्मांड के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कई सारी आकाशगंगाएं। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत करोड़ों आकाशगंगा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों आकाशगंगा है। इसके अंतर्गत हमारी एक आकाशगंगा है, वो कौन सी है, मिल्की वे। ठीक है, इसका हिंदी में ऐसे कोई खास नाम नहीं है बट इसे हम आकाशगंगा भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक आकाशगंगा है जो है हमारी मिल्की वे। इसके अंतर्गत आता है हमारा सौर मंडल, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके गाइस, ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था लिंक करने के लिए, अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल आती। चलिए, अब हमने ब्रह्मांड देख लिया, हमने इसके स्तर को समझ लिया। मैंने आपको जैसे बताया कि इसके बाद करोड़ों आकाशगंगा है, उसमें से एक हमारी मिल्की वे है। इसके अंतर्गत सौर मंडल है, सौर से बना है। जो सौर मंडल है ये नाम आपको जता रहा होगा, सूर्य। और सूर्य इस फैमिली का मुखिया है। ठीक है, और ये सभी जो चीजें हैं, सभी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी सौर परिवार या सौर मंडल का हिस्सा है। तो चलिए, अगर हमने ये चीजें देखी तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स हम मुखिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सौर मंडल के केंद्र में ये स्थित है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। यह आकार में बहुत बड़ा और गर्म गैसों से बना होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि भाई सूर्य गर्म है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो ये बहुत बड़ा भी है, तो ये गर्म गैसों से बना होगा। तो सूर्य है,
इस सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अर्थात सौर मंडल में जो और चीजें हैं उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। और चीज वो कौन कौन सी हैं वो अभी हम समझेंगे, लेकिन जो सूर्य है इस सौर मंडल को प्रकाश और ऊष्मा देता है। अब आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाती हूँ कि कौन सा बल है जिसके कारण ये काम करता है, जो हमारा ये सौर मंडल है। ये पूरा देखिए, ये सूर्य हो गया, ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जैसा कि हमने बात करी। इस चीज को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। ठीक है, अगर हम इसके परिभ्रमण को समझें, ग्रहों के परिभ्रमण को, ये देखिए सूर्य के बाद क्या है? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हो गए। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हो गए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जिस जगह पे ये चक्कर लगा रहे हैं, जैसे बुध ये जहाँ चक्कर लगा रहा है, शुक्र यहाँ लगा रहा है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। ओके गाइस, तो ये जो ग्रह हैं ये अपने ही कक्षा पे क्यों चक्कर लगा रहे हैं? सवाल बनता है। उसका 2 रीजन है। देखिए, पहला रीजन ये है कि जो ये हमारा सूर्य है इसका अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस कारण इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सभी सौर मंडल के ग्रहों को अपने में बांधे रखता है। आपकी एनसीईआरटी में इस गुरुत्वाकर्षण बल के लिए खिंचाव बल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वहां पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो खिंचाव बल का बोला गया है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में और क्या हमें डिटेल जाननी है। ओके, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया खिंचाव बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह सौर मंडल को अपने में बांधे रखता है। यह हमसे बहुत दूर स्थित है। कितने दूर स्थित है? अगर हम हमसे की बात कर रहे हैं तो हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। आप ये सोचिए कि इतना दूर है, तब इतनी ज्यादा गर्मी, ऊष्मा और प्रकाश देता है। अगर ये ज्यादा पास होता तो शायद हमारा जो जीवन है पृथ्वी पे वो संभव नहीं हो सकता था। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बारे में इतनी नॉलेज काफी है आपके लिए। अब देखिए, खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अर्थात आप इसको इस तरह से समझिए कि आसमान में दिखने वाले जितने भी हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, अब यहाँ ध्यान रखिएगा मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ प्राकृतिक की बात कर रही हूँ, कृत्रिम की नहीं। ठीक है, वो सभी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब हम यहाँ रात के समय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रात के समय देखने पे हमें अपनी आंखों से दिखता है, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो हमें रात में दिखता है। अब दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि नहीं दिखता? दिन में जो सूर्य का प्रकाश है वो इतना ज्यादा है कि अन्य तारों का प्रकाश जो है वो गायब हो जाता है। गायब नहीं होता मीन्स वो हमें दिख नहीं पाता। ठीक है गाइस, तो जितनी भी चीजें आसमान में है नेचुरल ऑब्जेक्ट, वो सभी चीजें हमारी खगोलीय पिंड है। ओके, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। अभी हमने समझा था वो कौन हो सकता है? वो सूर्य है। जो बड़े आकार के हैं, गर्म हैं, इस तरह के जो खगोलीय पिंड है वो सूर्य है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारे की क्या विशेषता होती है? ठीक है, सूर्य एक तारा है, ये बड़े आकार का है, ये गर्म है, लेकिन तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। तो जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश है वो तारा कहलाएगा, और जिसके पास नहीं है वो ग्रह कहलाएगा। सूर्य के पास चूंकि है तो सूर्य क्या कहलाएगा? तारा। ठीक है, तो सूर्य भी एक तारा है। लेकिन पृथ्वी के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, तो हमारी पृथ्वी क्या कहलाएगी? ग्रह। ठीक है गाइस, तो जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते वे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। चलिए अब देखिए, ग्रह के बारे में हमने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारा ग्रह है ये कितने प्रकार के हैं और इसके शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लैनेट। यह इंग्लिश का शब्द कहाँ से आया है? यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा में इसे हम कहते हैं प्लेनेटाई। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई, जिससे बना है प्लैनेट। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला, अर्थात परिभ्रमक। तो ग्रह की जो व्यक्तित्व है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रह का व्यक्तित्व हमें क्या सामने नजर आया?
जो इसका शब्द है, इसी से हमें पता चल रहा है कि इसका व्यक्तित्व है परिभ्रमण करना। ठीक है, परिभ्रमण करना अर्थात चारों ओर चक्कर लगाना। किसके? सूर्य के। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी है। यह आपको पता है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यह हमने पहले ही समझ लिया। चलिए अब हम 8 ग्रह देखते हैं कौन से हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको क्रमशः दिया हुआ है और कई बार ये क्रमशः पे कुछ जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आ जाते हैं ऐसे सवाल कई बार, तो ऑप्शंस में हो सकता है कभी आ जाए, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले सूर्य के सबसे पहले नजदीक क्या है? बुध, फिर क्या है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ओके गाइस, ये शुरुआत के 4 ग्रह हैं जो सूर्य के पास हैं। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे टोटल 8 ग्रह हो गए। अब आप ये देखिए कि इनको आपको देख पा रहे होंगे, इनको 4-4 हिस्से में बांटा गया है। वो क्यों बांटा गया है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो ये ऊपर के 4 ग्रह हैं, ये ठोस, ये लगभग इनमें जो द्रव, जो इनके अंदर का जो आंतरिक संरचना है वो लगभग ठोस से बने हुए हैं ये ग्रह, और इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह। और जो नीचे के हैं, जो सूर्य से दूर स्थित हैं, उनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं और ये गैसेस से बने हैं। ठीक है गाइस, अब पहला रीजन ये हो गया इनको 4-4 भागों में अलग अलग बांटने का। दूसरा रीजन ये है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, बीचों बीच, ये आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, इनको क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहा जाता है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं और ये एक बेल्ट की तरह है, मतलब इतने ज्यादा हैं कि एक पट्टी का निर्माण करते हैं। इसके कारण इसे क्षुद्र ग्रह या इंग्लिश में इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए ये मैंने आपको समझा दिया डायग्राम। अब देखिए उपग्रह क्या है। उपग्रह, मैं आपको ज्यादातर जोर देके बोल रही हूँ बार बार कि शब्दों पे जाइए। उपग्रह, उपग्रह, अगर आप इसको देखिए उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये नाम से ऐसा लगता है कि शायद ये इस ग्रह का ही हिस्सा है, राइट। इसका जो मेन बेसिकली अर्थ है, जो उपग्रह है ये ग्रह से ही टूटा हुआ है। ठीक है, तो ग्रह का छोटा हिस्सा, ये समझ लीजिए आप इसको। अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे इसके, तो आप ये समझ लीजिए कि उपग्रह यानी ग्रह से ही टूटा हुआ कोई हिस्सा है जिसे हम उपग्रह कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड तो सभी हैं, ये हमने समझा है। अब ये करते क्या है? देखिए ये ग्रह है, ऐसा नहीं है कि उप हो गया तो ये अपना व्यक्तित्व छोड़ देगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि ग्रह का व्यक्तित्व क्या है? चारों ओर चक्कर लगाना। तो यह भी तो ग्रह ही है, भले ही ये उपग्रह है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी एक उपग्रह है और पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है, एकमात्र, वो हमारा चंद्रमा है। अब जैसा कि हमने समझा सबसे पहले कि जो ये उपग्रह है गाइस, ये उपग्रह यानी ग्रह से ही टूटा हुआ हिस्सा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का ही हिस्सा है। ठीक है, हमने कहा कि ये पृथ्वी का एकमात्र हिस्सा है, तो इसके नाम से लग रहा है कि ये पृथ्वी का पर्सनल है कोई। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो कैसे हमने इसको असिस्टेंट बोला? क्योंकि एक समय में ये पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, पृथ्वी का ही पार्ट था ये। ठीक है, आगे इसको हम समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं, ये हमारा उपग्रह हो गया चंद्रमा। इसके अलावा एक और उपग्रह होता है जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह। उसको देखिए, यह एक कृत्रिम पिंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये खगोलीय पिंड नहीं है, ये कृत्रिम पिंड है क्योंकि इसे मनुष्य ने बनाया है। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। ये छोटी सी एक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, बट ये खगोलीय पिंड नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चूंकि ये कभी हमारा एक तो पर्सनल हमारा खुद का उपग्रह है, दूसरी रीजन ये है कि पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था। अब देखते हैं पृथ्वी का हिस्सा था तो ये कैसे अलग हुआ। ये चंद्रमा जो है, ये इसके बनने का कारण टकराव है। टकराव के कारण ये चंद्रमा बना।
अगर हम इसके व्यास की बात करेंगे तो ये पृथ्वी से का लगभग 1/4 हिस्सा है, यानी कि पृथ्वी जो के आकार का 25% हिस्सा लगभग ये है। इसका जो व्यास है वो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ये आपके थोड़े फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। आगे देखिए, जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर भी लगभग इतने ही समय में एक चक्कर पूरा करता है। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगा रही है, इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है, ठीक है, वार्षिक गति और दैनिक गति। दैनिक गति क्या, जो वो अपने ही अक्ष पे घूम रही है, और वार्षिक गति वो जो वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी ऐसे ही कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का तो चक्कर लगा ही रहा है, साथ ही मान लीजिए ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है, और ये हमारा हो गया चंद्रमा। ओके, तो ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ओके, इसके अलावा ये जो चक्कर लगा रहा है ना, ये अपने ही जगह पे भी घूमते 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 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार की गति करता है, और ये दोनों ही गति ये 27 दिन में पूरा कर लेता है। ओके गाइस, चलिए अब हम देखते हैं ये पूर्णिमा और ये अमावस्या क्या है। देखिए, पहले आपको मैं परिभाषा से समझाती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। पूर्णिमा, इसका मतलब पूर्ण चंद्रमा वाली रात, आपको नाम से पता चलेगा। इसे लगभग 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है। अब पूर्णिमा है मतलब कि 1 महीने में लगभग एक बार ही ऐसा होता है जब हमारा जो चंद्रमा है वो हमें पूरा दिखता है, ठीक है। इसे हम पूर्णिमा कह रहे हैं। और अमावस्या क्या होता है, यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है। आप कहेंगे ये अमावस्या क्या है। अमावस्या एक ऐसी स्थिति है गाइस जहाँ पे चंद्रमा हमें दिखता ही नहीं है, संपूर्ण ब्लैक, मतलब हमें पूरा काला हो जाता है, हमें कुछ नहीं दिखता। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या। लेकिन ये हम कह रहे हैं नए चंद्रमा की रात्रि क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमेशा रात के बाद ही सुबह आती है। आप इस तरह से समझ लीजिए, अंधेरे के बाद ही प्रकाश होता है, यानी कि जब तक ये पूरी तरह से गायब नहीं होगा, चंद्रमा जब पूरी तरह से गायब नहीं होगा तब तक ये नया चंद्रमा बनेगा कैसे, राइट। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कि यह नए चंद्रमा की रात्रि जो होती है इसे हम अमावस्या कहते हैं। इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं न्यू मून। न्यू मून यानी नया चंद्रमा, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, अमावस्या, ठीक है गाइस। एक ही दिन हो रहा है ऐसा, ठीक है। ये हल्का हल्का, आप देखिए डायग्राम में पूरी तरह दिख नहीं रहा, पर ये हल्के 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 निकलने शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा निकला, फिर ये और ज्यादा निकला, फिर निकलते निकलते एक स्थिति ऐसी आई जब यहाँ पे ये फुल मून हो गया। फुल मून यानी पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि, जिसे हम इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। ये क्या रीजन है कि ये कभी ऐसे इतना दिखाई दे रहा है, कभी ऐसे दिखाई दे रहा है, ये हम एक अलग से लेसन बनाएंगे जिसमें हम पृथ्वी की गति और चंद्रमा की गति इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें हम आपको इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी फिलहाल आप पूर्णिमा और अमावस्या समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। देखिए, हमने आपको अभी समझाया था क्षुद्र ग्रह कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बहुत सारे। ओके, पर ये है क्या, इसके नाम से देखिए। अब इसके भी नाम से समझिए, क्षुद्र यानी छोटा, क्षुद्र यानी छोटा, ग्रह यानी ग्रह। ग्रह का व्यक्तित्व क्या है, चक्कर लगाना। ये छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये चक्कर नहीं लगाएगा, ये भी चक्कर लगाएगा। अब देखिए क्या है इसकी परिभाषा, यह आकार में काफी छोटे हैं, यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, हमने ये पढ़ लिया है। इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, ग्रहों से टूटकर अलग हुए हिस्से ही क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए, ये क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं, ये कैसे बने हैं, ये इनका निर्माण कैसे हुआ है, ग्रहों से ही टूटकर हुआ है। ये पाए कहाँ जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किन ग्रहों से टूटकर बने हैं ये, तो आप अब एक कॉमन सेंस लगाइए कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, तो जरूर ये इन्हीं ग्रहों में से टूट के बने होंगे, राइट। इस तरह से आपको कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई बार सवाल हमेशा आपकी किताब से नहीं आते, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा
पढ़ने का तरीका बताया। अब आप इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका व्यास है ना, ये आप समझ लीजिए, इसका जो व्यास है वो 1 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। यानी कि जिन ग्रहों का व्यास 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का होगा उसे हम क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक गाइस, चलिए अब हम समझते हैं उल्का पिंड क्या है। उल्का का अर्थ है प्रकाश और पिंड का अर्थ है टुकड़ा, यानी प्रकाश का टुकड़ा। चलिए हम समझ गए। ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह से भी छोटा है साइज में। कैसे, देखिए सौर मंडल के अंतर्गत है तो ऑफ कोर्स यह भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और यह भी कहीं ना कहीं टुकड़े टूटे हुए हैं जो कभी ग्रह का ही हिस्सा हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, पर ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि इनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है और इसका हमने नाम रख दिया पिंड, उल्का पिंड। ठीक है, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के, देखिए यहाँ पे हम पत्थर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रह का नहीं। छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। यह आकार में सबसे छोटे हैं, यानी ये इससे भी छोटे हैं। ठीक है, और आम भाषा में इसे ही टूटता तारा कहा जाता है। अब देखिए इसे हम टूटता तारा क्यों कह रहे हैं, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो टूटता तारा कैसा होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा तारा हो गया, ये कुछ ऐसा बहुत सारा सा प्रकाश होता है और ऐसा सा लगता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस ग्रेट ड्राइंग। तो ऐसी ये ड्राइंग, तो ये जो प्रकाश है ना, ये जो हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रकाश है। ठीक है, तो ये प्रकाश कहाँ से आया। अब ये प्रकाश आता है जब ये ऊपर से नीचे बहुत तेज गति से आता है तो वायु के साथ क्या होता है, घर्षण। ठीक है, तो वायु के साथ जब घर्षण होता है तो इसमें आग लग जाती है। तो जो हमें प्रकाश के रूप में दिखता है ना गाइस, वो क्या है, अग्नि है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आता है, वायु के साथ घर्षण होता है जिस कारण इसमें अग्नि लग जाती है और वही अग्नि हमें प्रकाश के रूप में दिखती है और इसी कारण हम इसे कहते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब एक आखिरी आपका जो पॉइंट है वो है प्लूटो। देखिए 2006 से पहले जो प्लूटो है इसको ग्रह माना जाता था। ठीक है, और हम कहते थे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, पर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा इसे ग्रह के दर्जा हटा दिया गया और इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। वो क्यों दिया गया, देखिए जो ग्रह होता है ना उसके कुछ परिस्थितियां होती हैं। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है ये कुछ चीजों का निर्माण करता है, ये दर्जा देता है। वो इसकी इन्होंने कुछ शर्तें बनाई है कि हम किसे ग्रह कहेंगे, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहेंगे। ऐसे ग्रह, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है जो दूसरों की कक्षा में नहीं आएंगे। यानी ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्लूटो है। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये चीज, ये दूसरे की कक्षा है, ये इधर से जा रही है दूसरे की कक्षा। अब हमारा प्लूटो क्या कर रहा है कि इसकी कक्षा में यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, जो खगोलीय संगठन थे इन्होंने इसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया। ओके गाइस, इसके अलावा कुछ समय पहले ही खोजे गए खगोलीय पिंड, आपको पता है रिसर्च लगातार चल रही है, तो कुछ खगोलीय पिंड अन्य भी खोजे गए थे जैसे सीरीस, सेरॉन और इरीस का नाम है, जिनका इन लोगों को भी ग्रह मानने से अस्वीकार कर दिया गया। एक मीटिंग की तरह होती है जिसमें ये सब चीजें डिसाइड होती है, तो उसमें ये चीजें हुई थी। ओके, चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अच्छा, अभी हमारा नक्षत्र मंडल रह गया। देखिए नक्षत्र मंडल, आप जो अगर आप हम इंडिया में तो अक्सर हम लोग नक्षत्र करते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि जब आप ज्योतिष से बात करेंगे कहेंगे नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। तो नक्षत्र का मतलब क्या है, मतलब ये है कि तारों का समूह, यानी कि जो हमारे तारों का समूह है उसे ही हम नक्षत्र मंडल कह रहे हैं। मंडल मतलब समूह और नक्षत्र का क्या मतलब है, तारे। ठीक है, तो उनका कहने का अर्थ ये होता है कि जो तारे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और तारों को हम लोग कहीं ना कहीं अपने लक से जोड़ते हैं, कि लक से कहें या फिर आप ये कहें कि अपने समय की स्थिति से जोड़ते हैं और वो अपने हिसाब से उनका पूरा ज्योतिष का जो सिस्टम होता है वो चलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सप्तऋषि। अब हमने जो 7 तारों का समूह है उसे हमने सप्तऋषि कहा है। और सप्तऋषि क्यों कहा है, क्योंकि हमने इसे काफी उच्च दर्जा दिया है और हमने जो उच्च दर्जा दिया हमने कहा है ये ऋषि हैं, ये हमारे ऊपर के लोग हैं, ऋषि हैं
और इनके समूह को मिलाकर के 7 तारों का समूह सप्तऋषि बनता है, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा नक्षत्र मंडल क्या है, तारों का समूह, और जो हमारा नक्षत्र मंडल है आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा खुद का है वो सप्तऋषि है। इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, सप्तऋषि और सप्तऋषि आकाश में अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसा सा क्वेश्चन मार्क सा दिखता है। ठीक है, ऐसा सा कुछ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हुआ 7। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क सा दिखता है। अगर आप कभी उत्तर जो ध्रुव तारा है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। अगर आपने देखा हो कभी गाइस, तो आसमान में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा होता है वही उत्तर तारा होता है। ठीक है, उसे हम उत्तरी तारा, उत्तर तारा या ध्रुव तारा भी कहते हैं। अगर हम कहें कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा ध्रुव तारा है। अब अगर हम यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है, तो हम अपने इस वाले ये जो हमारा सप्तऋषि है, यहाँ से कुछ ऐसे करके देखेंगे तो हमें उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा दिखता है। इसका उपयोग क्या होता था, सप्तऋषि की सहायता से, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति हमें देख सकते हैं, हम जानी जा सकती है। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है, और इसी तारे के थ्रू पहले के समय में लोग दिशा का अंदाजा लगाते थे कि जिस तरफ ध्रुव तारा निकल रहा है वो हमारी उत्तर दिशा है। ओके गाइस, ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, ये आप सभी को पता ही होगा। चलिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने पहले पढ़ लिया लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, खगोलीय पिंडों का अपने ही जगह पर घूमने का कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण भी। ठीक है, अलग अलग रास्ता बनाने का कारण, यानी जो ग्रह हमारे वो अलग अलग रास्ता बनाते हैं, अलग अलग अपनी ही कक्षा में घूमते हैं, उसका कारण क्या है, 2 कारण कहा जाता है, उस वस्तु का भार और उस वस्तु की रफ्तार। ठीक है, यानी कि स्पीड कितनी है उसकी और उसका जो अपना खुद का भार है वो कितना है। पृथ्वी का आकार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि इसको हम कह देंगे ये गोल का आकार है। ठीक है, हम इसे कहेंगे सर्कल, इसे कह देंगे ये त्रिकोण है, हम इसे कह देंगे त्रिभुजाकार है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी का एक अलग प्रकार का आकार है जो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो ये जो ऊपरी वाला इलाका है, ठीक है, जो ये वाला चीज है, ये और ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुवों की तरफ। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ साइड है ये साउथ साइड है, ये उत्तर साइड, ये दक्षिण साइड, इसे हम कहते हैं ध्रुव। तो ये ध्रुवों की तरफ चपटी है, आप देख पा रहे होंगे गोल नहीं है, ये चपटी है, यहाँ से कुछ दबी हुई है, इधर से भी और इधर से भी। ऐसी आकृति को हमारे भूगोलवेत्ताओं ने एक अलग नाम दिया, जिसे हमने कहा भू आभ। भू मतलब पृथ्वी और आभ मतलब आकार, मतलब पृथ्वी के जैसा आकार, उसको हमने एक अलग ही नाम दे दिया। इसे इंग्लिश में हम जियोइड कहते हैं और हिंदी में से हम भू आभ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला ये है तारों के झिलमिलाने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब हमने ये देखा था कि हम अपना प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से ले रहे हैं, सूर्य से, लेकिन जो सूर्य से है, जब प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक आने में उसको कितना समय लग जाता है, 8 मिनट का। अब हम कह रहे हैं कि 8 मिनट का समय लगता है, वहां से चलता है, तो प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोचिए, इतनी तेज स्पीड से आता है, उसके बावजूद भी 8 मिनट का समय लगता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी से दूरी है इसकी, हमारे सूर्य की, ये 15 करोड़ किलोमीटर है। ये हमने पहले भी जाना है। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपकी पूरे ज्योग्राफी की नींव है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको एक तरह से ये समझाया गया है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी अब स्थिति क्या है, पृथ्वी कहाँ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आ भी जाते हैं और पीसीएस में तो आते भी हैं कई बार। ठीक है गाइस, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं आया हो तो भी आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी।
हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक आप पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।